हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज लेके आई हूँ कक्षा 10 की जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जो कि जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बारे में पहले हमने आप लोगों को बता दिया था। उसमें कुछ थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और जो भी कुछ अगला रह जाएगा इससे भी आगे, तो वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम बताएंगे आप लोगों को निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, वह निषेचन क्या है, ये क्रिया कैसे होती है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या लिखा है, निषेचन बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। जो बीजांड होता है उसमें जो बीजांड के भ्रूण कोश में होता है, बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद जो है पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। पराग नलिका जो होती है उसका शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाते हैं। और इसमें जो नलिका केंद्रक उपस्थित होता है वो भी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। और दोनों जो नर युग्मक होते हैं वो भ्रूण कोश का जो जीव द्रव्य है उसमें क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो लिखा है दोनों नर युग्मक, जो दो नर युग्मक होते हैं वो अब भ्रूण कोश के क्या जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर, और इनमें से ही जो दो नर युग्मक होते हैं उन्हीं में से एक युग्मक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। जो एक नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका जो होती है उसमें घुसकर उसके केंद्रक के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती तथा इस प्रकार जो क्रिया होती है वो मुख्य निषेचन क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इससे युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, इससे जो युग्मनज बनता है, जैसे कि इससे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है। यह जो युग्मनज होता है वह आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। जब वह आगे चलकर भ्रूण बनाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, हमारी निषेचन क्रिया कहलाती है। यह था हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम। ये जो हमारा निषेचन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ कर याद करके जाएंगे तो एग्ज़ाम पेपर आप लोगों को बहुत कठिन नहीं लगेगा। आप लोग उसको देखकर बहुत परेशान नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आएंगे। तो क्या लिखा है, परागण तथा निषेचन में अंतर जो है, ये परागण किस प्रकार होता है और निषेचन किस प्रकार होता है, तो इन दोनों में क्या बताना है, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो क्या है, पहला अंतर कौन सा है,
परागण का। तो परागण में कौन सी क्रिया होती है? पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या परागण कहलाती है। पराग कोश जो होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण पाए जाते हैं तथा पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर क्या होता है? पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जैसे कि हमने आप लोगों को परिभाषा में बताया था, जो पराग कोश होते हैं वह पराग कोश से क्या होता है? पराग कणों के, जो पराग कोश होते हैं उनके पराग कणों के वर्तिकाग्र जो पाया जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या होती है? परागण कहलाती है। अब हम ये थी हमारे परागण की क्रिया। अब हम बताएंगे आप लोगों को निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो क्या लिखा है? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जैसे कि नर तथा मादा, जो नर और मनुष्य तथा स्त्री होती है, उसके युग्मक जो होते हैं उनके मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसे कि निषेचन में नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जब मिलते हैं, इनके अंडाणु व शुक्राणु युग्मकों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब है हमारा दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से पढ़ना। क्या है? परागण प्रायः कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। परागण जो होता है वो प्रायः कीट जो होते हैं, वायु होती है, जल होता है, पक्षी होती है, इन सभी के माध्यम से क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। तो ये था हमारा परागण का दूसरी क्रिया। अब बताएंगे निषेचन की दूसरी क्रिया। इसके और इसके बीच में क्या अंतर है? तो निषेचन जो है, निषेचन उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। निषेचन में क्या होता है? जो उच्च पादप होते हैं, उच्च पादप में जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं उनको मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य कौन करता है? नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यह था हमारा निषेचन का दूसरा अंतर। अब हम बताएंगे आप लोगों को निषेचन का तीसरा अंतर। परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है। परागण जो होता है उसकी क्रिया क्या होती है? निषेचन से पहले होती है। क्या? परागण की। जैसे देखो, निषेचन से पहले क्रिया क्या होती है? परागण की होती है। इसे हम लोग परागण के अंतर्गत लाते हैं। और जो निषेचन है उसमें क्या लिखा है? निषेचन की क्रिया परागण के बाद होती है। जो निषेचन की क्रिया है वो जब परागण की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला टॉपिक है बीज व फल का निर्माण। क्या है? बीज व फल का निर्माण। जब ये सभी क्रियाएं हो जाती हैं तो उसके बाद बीज जो होता है और फल होता है उसका निर्माण जो है किस प्रकार होता है। तो अब मैं बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? बीज का निर्माण। बीज का निर्माण जो होता है निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से
भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो निषेचन के पश्चात जो क्रिया होती है, निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर जो क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण, जो निषेचन के पश्चात बीजांड होता है उसके भीतर क्या होता है, युग्मनज जो होता है, युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? क्या कह रहे हैं? देखो, निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है, बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। बीजांडों का आकार जो है, जब ये क्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, बीजांडों का आकार बढ़ जाता है। अध्यावरण जो है कठोर होकर बीजावरण बनाते हैं। जो अध्यावरण होता है उसका बाहर का, वो क्या है, कठोर होकर क्या बनाते हैं, बीजावरण बनाते हैं। अब हम बताएंगे जो बीजांड होता है वो क्या होता है, बहुत कठोर क्या बनाता है, बीजावरण बनाता है। देखो क्या लिखा है, फिर आगे हम बताएंगे। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत से जुड़ता है, देखो एक स्थान होता है जहाँ जो है बीजांड होता है वो बीजांड व्रंत से जुड़ता है, वहाँ एक चिन्ह बन जाता है। और क्या होता है, वहाँ एक छोटा सा चिन्ह बन जाता है जो क्या कहलाता है, जो व्रंतक कहलाता है। तथा क्या कहलाता है, जो बीजांड जो है बीजांड व्रंत से जुड़ता है और वहाँ एक छोटा सा चिन्ह बन जाता है जो क्या कहलाता है, व्रंतक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या लिखा है, भोज्य पदार्थ या तो बीज पत्र में या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बीज पत्र में या भ्रूणपोष में क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। क्या लिखा है, जो खाने पीने की सामग्री होती है वो बीज पत्र में या फिर भ्रूणपोष जो होता है उसमें क्या होते हैं, एकत्र हो जाते हैं। भ्रूणपोष में ये सभी चीजें एकत्र हो जाती हैं। पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती, और जो पानी की मात्रा होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोमल बीजांड अब कड़ी व शुष्क रचना में बदल जाता है। और जो कोमल बीजांड होता है वो देखो कड़ी व शुष्क, कड़ी का मतलब कठोर और शुष्क का मतलब होता है कड़ी व शुष्क रचना में क्या होता है, बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग जो है बीज का निर्माण कहते हैं। किसके, निषेचन के पश्चात जो है बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण किस प्रकार होता है ये हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बताएंगे आप लोगों को, समझ में आ गया होगा ये बीज का निर्माण किसे कहते हैं, यह क्रिया किस प्रकार होती है और जो निषेचन के पश्चात होता है तो बीज का जो है निर्माण किस प्रकार होता है। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को फल का निर्माण, फल जो होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है, फल का निर्माण, जो फल होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो क्या लिखा है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं, देखो जिस समय क्या होता है, बीज जो होते हैं वो विकसित हो रहे होते हैं, उस समय पर जो अंडाशय होता है वो प्रायः फूल कर व रसीला होकर फल का निर्माण करता है। देखो जिस समय पर क्या होता है, बीज जो होते हैं वो विकसित हो रहे होते हैं, उस समय पर क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो प्रायः क्या होता है, फूल जाता है, वो फूलता है।
फूल कर वह क्या होता है, रसीला होकर फल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? 3 लाइनों में हमने आप लोगों को समझाया। क्या लिखा है, देखो, जिस समय क्या होता है, बीज जो होता है वो अपनी विकसित अवस्था में होता है। उस समय क्या होता है, उस समय जो अंडाशय होता है वो प्रायः क्या होता है, फूल जाता है और रसीला होकर फल का क्या करता है, निर्माण करता है। आगे क्या लिखा है मेरे बच्चों, जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। जो अंडाशय की भित्ति होती है उससे क्या बनती है, फल भित्ति बनती है। फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। फल भित्ति का मतलब होता है जैसे भी किसी चीज जो होगी वो कितने आवरण से ढकी रहती है, भित्ति का मतलब यही होता है। तो क्या लिखा है, फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। फल भित्ति जो होती है उसमें कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो पहला क्या है, सबसे बाहरी स्तर को, जो सबसे बाहर स्तर होता है, जो सबसे बाहर स्तर होता है, क्या लिखा है, सबसे बाहरी स्तर को बाह्य फलभित्ति, जो इसका बाहरी स्तर होता है उसे बाह्य फलभित्ति, तथा मध्य स्तर को, जो बाह्य फलभित्ति होती है उसके बाद एक मध्य स्तर होता है। मध्य स्तर को मध्य फलभित्ति तथा भीतरी स्तर को अंतः फलभित्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या क्या बताया गया है, जो सबसे बाहर फलभित्ति होती है उसे बाह्य फलभित्ति तथा मध्य स्तर को मध्य फलभित्ति तथा भीतरी स्तर को अंतः फलभित्ति कहते हैं। और क्या लिखा है आगे, इन स्तरों की प्रकृति विभिन्न फलों में अलग अलग होती। जो इन स्तरों की प्रकृति होती है वो विभिन्न फलों में क्या होती है, अलग अलग होती। जो इन स्तरों की प्रकृति है वो जैसे कि एक फल में इस प्रकार होती है और दूसरे फल में दूसरी प्रकार होती, इसीलिए बताया गया है। देखो, प्रत्येक जो इन स्तरों की प्रकृति जो है विभिन्न फलों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की क्या प्रकृति पाई जाती है। आगे क्या लिखा है, जो आम में बाह्य फलभित्ति पतली, बाह्य फलभित्ति का मतलब क्या होता है, छिलका, जो छिलका लगा होता है आम में, बाह्य फलभित्ति पतली, छिलका, मध्य फलभित्ति गूदेदार, जो उसके अंदर फलभित्ति होती है वो क्या होती है, गूदेदार होती है। क्या बताया गया है, जो मध्य फलभित्ति होती है वो क्या होती है, गूदेदार होती है। तथा अंतः फलभित्ति क्या होती है, सख्त होती है। सख्त का मतलब इतनी भी कठोर नहीं होती है कि हम लोग उसे खा ना सकें, वही बताया गया है। तो जो मध्य फलभित्ति गूदेदार तथा अंतः फलभित्ति सख्त होती है। फल द्वारा बीजों की प्रतिकूल, फल जो होते हैं उनके द्वारा बीजों की प्रतिकूल वातावरण में रक्षा की जाती है। फल जो क्या होते हैं, फल द्वारा जो बीज होते हैं उनकी वातावरण में क्या करते हैं, प्रतिकूल रक्षा करते हैं। बीज जो है फल की बहुत रक्षा करते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हमने बताया था आप लोगों को पादपों में जनन
पिछला टॉपिक हमने क्या बताया था आप लोगों को, पादपों में जनन, और ये है हमारा जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन जो होता है वो किस प्रकार होता है, जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं जंतुओं में, अब हम ये बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा है, जंतुओं में जनन की मुख्यतः निम्न दो विधियां पाई जाती हैं। जंतु जो होते हैं उनके जनन की जो विधियां होती हैं वो जंतुओं में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो वो विधियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। क्या लिखा है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। ये हमारी जंतुओं में जनन की क्या है, दो विधियां हैं। तो अब हम बताएंगे पहले अलैंगिक जनन। तो क्या लिखा है, हमारी हेडिंग जो है, जंतुओं में अलैंगिक जनन जो है, जंतु जो होते हैं उनमें अलैंगिक जनन जो है किस प्रकार होता है, तो वही बताया गया है। जंतुओं में अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं में, जो जंतु होते हैं उनमें निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन निम्न विधि द्वारा होता है। अब जो देखो जो होता है अलैंगिक जनन, पहले तो जंतुओं में जनन की कितनी दो विधियां पाई जाती हैं, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। और फिर अगला जो है हमारा, अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन जो है वो भी कई विधियों द्वारा होता है, तो हम आप लोगों को वो विधियां अभी बताएंगे। क्या लिखा है, जो निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन निम्न विधि द्वारा क्या होता है, निम्न विधि द्वारा होता है। तो पहली विधि क्या है, विखंडन द्वारा जनन। जो विखंडन होता है उसके द्वारा किस प्रकार जनन होता है, तो क्या लिखा है, विखंडन द्वारा जनन में एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि क्या लिखा है, जो विखंडन होता है, विखंडन द्वारा जो जनन में एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं वो भी हम बताएंगे। क्या लिखा है, विखंडन द्वारा जनन में एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा जो है दो या दो से अधिक क्या होता है, जीवों में विभाजित हो जाते हैं। जो तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे कि समझो आप लोग, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो समसूत्र विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं, किसके, विखंडन द्वारा जनन में। जैसे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। क्या बताया गया है, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, ये सभी हमारे क्या हैं, एक कोशिकीय क्या है हमारे मेरे बच्चों, एक कोशिकीय जीव हैं। और आगे क्या लिखा है, जब जीव दो जंतुओं में बंटता है इसे द्विखंडन कहते हैं। देखो जब कोई जीव होता है वो समसूत्री विभाजन करके जब वो दो खंडों में बंटता है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। इसलिए इसे अनियमित द्विखंडन कहते हैं। इसलिए इसे क्या, अनियमित द्विखंडन भी कहते हैं। आगे क्या लिखा है, प्रोटोजोआ तथा पैरामीशियम में द्विखंडन, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ तथा पैरामीशियम में द्विखंडन का तल
अनुप्रस्थ होता है। जो प्रोटोजोआ तथा पैरामीशियम होते हैं, इसमें द्विखंडन का तल क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। युग्लिना में द्विखंडन अनुदैर्ध्य या लंबवत होता है। ये जो प्रोटोजोआ पैरामीशियम है, इसमें द्विखंडन का तल क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। और जो युग्लिना है, इसमें द्विखंडन का क्या होता है? अनुदैर्ध्य या लंबवत होता है। इसी प्रकार क्या लिखा है? इसी प्रकार कालाजार के रोगाड़ लीशमैनिया में भी द्विखंडन एक निर्धारित तल अनुदैर्ध्य से होता है। क्या लिखा है? ध्यान से समझना क्या लिखा है। जो इसी प्रकार कालाजार के रोगाड़ जो होते हैं, कालाजार के जो रोगाड़ होते हैं लीशमैनिया में क्या होता है? लीशमैनिया में भी द्विखंडन एक क्या होता है? निर्धारित तल होता है, उसे अनुदैर्ध्य से होता है। क्या होता है? निर्धारित तल के अनुदैर्ध्य से होता है, जिसे बहुविखंडन से एक पैतृक कोशिका से 2 से अधिक संतति जीव बनते हैं। जो बहुविखंडन होता है, क्या लिखा है? जो बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन से एक पैतृक कोशिका, जो बहुविखंडन होती है उससे एक पैतृक कोशिका का मतलब होता है जो उसकी कोई भी जीव है उसकी कोशिका से उसी की कोशिका और उसी के पूरी फैमिली, मतलब कि जैसे कि एक जीव है वो टूट कर कई जीवों में विभाजित हुआ तो वो क्या हुआ? पैतृक जीव हुआ। पैतृक कोशिका से दो से अधिक संतति जीव बनते हैं। अमीबा व प्लाज्मेडियम मलेरिया एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी में बहुविखंडन पाया जाता है। अमीबा जो होता है, अमीबा और प्लाज्मेडियम जो होते हैं, अमीबा और प्लाज्मेडियम जो होते हैं मलेरिया एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी। जो ये अमीबा, प्लाज्मेडियम, मलेरिया एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी में क्या होता है? बहुविखंडन पाया जाता है। ये सभी जो जीव होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? बहुविखंडन पाया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा। इसका एक डायग्राम है, वो भी हम अभी आप लोगों को समझाएंगे। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो इतने डायग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हैं अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन। जो अमीबा होता है उसके द्विखंडन में जनन किस प्रकार होता है। जैसे कि ये अमीबा है हमारा, ये उसका केंद्रक है। अमीबा देखो किस प्रकार विभाजित होता है 2 खंडों में। अमीबा ये केंद्रक है। यहाँ पे अमीबा देखो अपना आकार बदल रहा है धीरे धीरे, वो 2 खंडों में टूटने के लिए। तो यहाँ पे देखो केंद्रक क्या है, यहाँ पे केंद्रक बड़ा है और फिर उसे अगली प्रक्रिया में जो है अमीबा अपनी जो रचना है उसको बिल्कुल बदल देता है और केंद्रक जो होता है वो देखो इससे बिल्कुल टूटने को तैयार है। केंद्रक जब टूटेगा तभी नए जीव का क्या होगा? नए जीव का जन्म होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये बीच से टूट गया है अमीबा और संतति अमीबा, यानी कि एक अमीबा से 2 नए जीवों का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा? अब हम बताएंगे आप लोगों को अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा जो होता है उसमें बहुविखंडन कब होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है? अमीबा है और ये इसके क्या हैं? स्पोर हैं। ये इसके स्पोर हैं। अब यहाँ पे इसका एक स्पोर लेंगे
तो ये देखो, एक स्पोर के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, स्पोर केस होगा और कोशाद्रव्य होगा। जब इसका एक स्पोर लेंगे, उसके बाद उस स्पोर को जो है, ये हमारी स्पोर की संरचना है, और स्पोर जब बहुविखंडन करेगा तो इसके जो अंदर ये गोला दिख रहा है, ये दोनों अलग हो जाएंगे और नई रचना क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे स्पोर केस हैं और ये हमारा क्या है, शिशु अमीबा है। ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, ये हमारा शिशु अमीबा है। इसे ही अमीबा में बहुविखंडन कहते हैं, और जो पहले बताया था उसे अमीबा में द्विविखंडन कहते हैं। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक क्या है हमारा, कलिकोत्पादन द्वारा जनन। जो कलिका होती है उसका उत्पादन जो है, उसमें जनन जो है किस प्रकार होता है कलिका में। तो क्या लिखा है, कलिकोत्पादन द्वारा जनन सरल बहुकोशिक जीवों, साइकन, हाइड्रा आदि में पाया जाता है। जो कलिकोत्पादन होता है, कलिकोत्पादन द्वारा जो है जनन क्या होता है, सरल जो होता है, सरल व बहुकोशिक जीवों, सरल व जो यानी कि उसकी बहुत कोशिकाएं हैं, सरल बहुकोशिक जीवों, साइकन, हाइड्रा आदि में क्या होता है, पाया जाता है। इसमें जो वयस्क जंतु होता है, शरीर पर एक स्थान पर एक छोटा सा उभार क्या होता है, मुकुल बनता है। समझ रहे हैं क्या लिखा है, जो कलिकोत्पादन द्वारा जनन होता है उसमें बहुकोशिक जीव जो होते हैं, जिनकी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो जीव साइकन, हाइड्रा आदि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें जो वो होते हैं, वयस्क जंतु के शरीर पर एक स्थान पर छोटा सा उभार मुकुल बनता है। जो वयस्क जंतु होते हैं उनके शरीर पर एक स्थान पर एक छोटा सा क्या बनता है, उभार मुकुल बनता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र, आगे बताएंगे आप लोगों को, यहाँ से समझिए थोड़ा। देखो, जंतु के शरीर पर एक छोटा सा उभार जिसे क्या कहते हैं, मुकुल बनता है। अभी हम आप लोगों को डायग्राम में दिखाएंगे। जो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होकर तथा पूर्ण विकसित होकर क्या करता है, जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र, क्या बताया है, जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र। तो अब हम बताएंगे, इसका डायग्राम बनाया वो दिखाएंगे। एक स्वतंत्र क्या करता है, जीव बन जाता है। जब ये जनक से अलग हो जाता है और खुद की रचना बनाता है तो वो एक स्वतंत्र क्या होता है, जीव बन जाता है। चित्र देखिए, हाइड्रा में कलिकाओं के द्वारा जनन, जो हाइड्रा होता है उसमें कलिकाओं के द्वारा जनन जो है किस प्रकार होता है। जैसे कि ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा की पूर्ण संरचना है और ये हाइड्रा है। इसमें एक थोड़ा सा क्या पाया गया, मुकुल उभार पाया गया। और ये यहाँ पे जो क्रिया है, यहाँ पे देखो इसकी कलिका जो है वो पूर्ण रूप से निकल चुकी है और ये यहाँ पे स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। तो ये क्या था मेरे बच्चों, हाइड्रा में कलिकाओं के द्वारा जनन था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला टॉपिक जो है हमारा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम, ये जो पुनरुद्भवन है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग इसे या तो अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछेंगे या बहुविकल्पी में पूछ लें, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके व बारीकता से इसको पढ़कर जाना। जैसे कि पुनरुद्भवन में क्या लिखा है, हाइड्रा तथा
प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए। जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा का अभी हमने कलिकाओं के द्वारा जनन बताया था, वही जो होते हैं हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का डायग्राम अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को, प्लेनेरिया में और जो कुछ सरल प्राणी होते हैं, प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, इसको कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। जैसे कि प्लेनेरिया जो होता है उसको अगर हम टुकड़ों में काट दें तो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा है वो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर क्या करेगा, पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे कि और इससे थोड़ा सा हटके कोई भी जीव लेंगे, अगर उसको हम बीच से काट देंगे कई टुकड़ों में तो वो मर जाएगा, लेकिन पुनरुद्भवन की क्रिया में जो है प्लेनेरिया और हाइड्रा जो होते हैं इनको अगर हम बीच से कई टुकड़ों में काट देंगे तो इनके जितने टुकड़े होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण जीवित हो जाएंगे। अब प्लेनेरिया का हम डायग्राम दिखाएंगे आप लोगों को। क्या लिखा है प्लेनेरिया में, पुनरुद्भवन। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेनेरिया है। और अगर प्लेनेरिया को हम 3 टुकड़ों में काटेंगे, प्लेनेरिया जो है उसको हम 3 टुकड़ों में काटेंगे तो इसका प्रत्येक टुकड़ा देखो एक नए जीव का निर्माण कर रहा है। जैसे कि प्लेनेरिया की रचना थी सेम वैसे ही जीव का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू। मेरा कल वीडियो नहीं पढ़ पाया था, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके लिए आज पड़ेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही सपोर्ट करो, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं, थोड़े से टॉपिक जो बचे हैं वो लेकर हम आप लोगों को अगली वीडियो में।